नमस्कार दोस्तों। आज 22 मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार ऐतिहासिक मिशन के तहत कौन सा ऐसा रॉकेट है जो अमेरिका के ब्लैक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले गया, या ऐसी पहली कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो अमेरिका के अश्वेत या ब्लैक अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में लेके गई? स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और नन ऑफ दीज। तो ये हमारी है ब्लू ओरिजिन। एड ड्वाइट जो एयरफोर्स से पहले पायलट रह चुके हैं, उन्होंने अपना अंतरिक्ष में जाने का सपना 60 वर्षों बाद पूरा किया। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। पहले इनका नाम 1963 में जॉन एफ कैनेडी जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनका नाम उसमें डाला था, उनका रिकमेंड किया गया था और ये पूर्ण तरह से तैयार थे। हालांकि 1963 में उनको ड्रॉप कर दिया गया, नासा ने उन्हें पिक नहीं किया। हाल ही में जब वो 90 साल के हो गए तो उनका सपना जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन है उसने पूरा किया। उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव किया। वो पूरी तरह से अंतरिक्ष में नहीं गए थे, लेकिन कुछ मिनट तक वहाँ पे थे और इस प्रकार से उन्होंने अपना अंतरिक्ष में जाने का सपना पूर्ण किया 90 वर्ष की उम्र में। याद रखें, पहले अश्वेत या पहले ब्लैक अंतरिक्ष यात्री जो थे अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्होंने 1983 में उड़ान भरी थी। उनका नाम था ग्वेन ब्लिफोर्ड। पहले ब्लैक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे और एड ड्वाइट ने अपना सपना 90 वर्ष की उम्र में 60 वर्षों बाद पूरा किया। ONDC स्टार्टअप महोत्सव ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमारा रहा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ONDC का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो DPIIT के द्वारा सेटअप की गई थी। इसकी स्थापना 2021 दिसंबर में की गई थी और इसका उद्देश्य ये था कि इसमें जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, सेलर्स हैं, वो ऑनलाइन आके ई-कॉम में अपना हिस्सेदारी देके सामानों को आसानी से बेच सकें। पहले क्या था कि जो प्राइवेट ई-कॉम कंपनियां थीं वो उन्हीं को प्रेफर करती थीं जो ज़्यादा बड़े व्यापारी थे, लेकिन ONDC के आने से छोटे व्यापारी, स्मॉल व्यापारी और माइक्रो व्यापारी को भी इसमें शामिल किया गया। ONDC न तो कोई वेबसाइट है न कोई ऐप है, ये एक गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइंस है एक, और छोटे सेलर भी अपना सामान ऑनलाइन बेच सकें। ये बहुत सारे दुकानों को आपस में जोड़ता है और इसका उद्देश्य ये है कि ये मोनोपोली ख़त्म किया जाए। मोनोपोली का मतलब ये होता है, सपोज कि आपके देश में कोई एक टॉफ़ी बना रहा है, तो एक ही आदमी अगर टॉफ़ी बना रहा है तो सब उसी के पास जाएंगे, वो महंगा बेचेगा तब भी उसी के पास जाएंगे, तो उस तरह से उसकी मोनोपोली हो गई। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये कहाँ पे मुख्यालय इसका है? पेरिस में है, ज्यूरिख में है, केप टाउन में है, नैरोबी में है। तो इसका मुख्यालय हमारा होगा पेरिस में है, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य ये है कि जानवरों की सुरक्षा और उनके भलाई के लिए कार्य करे। ये सारे सहयोगी देशों से जानकारी इकट्ठा करता है, पशुओं की बीमारियों के बारे में उनका डेटाबेस बनाता है और उनमें जानकारी साझा करता है, नई नई तकनीक जो मिलती है उसको साथ साझा करता है, और जो बीमारियां फैल रही हैं, जो तेज़ी से बीमारियां फैल रही हैं जानवरों में, वो विश्व के सारे क्षेत्रों में शेयर करके उन्हें बचाया जा सके। कौन से देश ने अभी सैंक्शन लगा दिए हैं अमेरिकी फर्म पर? कौन सा ऐसा देश है जिसने अमेरिका पे ही प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि वो अमेरिका ताइवान को हथियार बेच रहा था? चाइना हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रसिया हो गया। तो ये है चाइना। चीन ने अमेरिका पे ही प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए, अमेरिका पूरी दुनिया पर प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका ताइवान के साथ सदियों से रहा है और वो हथियार सप्लाई करता रहा है। चीन और ताइवान में झगड़े चल रहे हैं, उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनके बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके। चाइना क्या कहता है कि ताइवान मेरा ही है। ताइवान बहुत सारे खतरे झेलता है और इन्हीं खतरों को देखते हुए अमेरिका ने उसको हथियार सप्लाई करने के लिए, ताकि ताइवान अपने आत्मरक्षा कर सके। ताइवान बहुत ही ज़्यादा विकसित देश है। ये बहुत सारी चिप बनाता है, एडवांस सेमीकंडक्टर बनाता है जो पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। TSMC जो कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन हो गया, फॉक्सकॉन हो गई, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, असेंबली कंपनियां ताइवान में स्थित हैं। ताइवान बहुत एक छोटा देश है जो द्वीप समूह से मिलकर बना है। इसके बावजूद भी यहाँ तकनीकी इतनी एडवांस है कि पूरी दुनिया में जो मोबाइल चिप्स होते हैं, कंप्यूटर चिप्स होते हैं, यहीं से बनते हैं, यहीं से सप्लाई होते हैं। तो और चीन ने जिन कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया है वो अमेरिका की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियां, उनका नाम है बोइंग। 2 और भी डिफेंस कंपनियां हैं जिस पे चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। NOAA के अनुसार कितना ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग अभी तक हो गई है? 30%, 40%, 50% और 60%। तो ये रहा 60%। NOAA का पूरा फॉर्म है द नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका का इंस्टीट्यूट है। इसने चेतावनी दी है कि बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रही है। सबसे ज़्यादा जो कोरल ब्लीचिंग होती है उसके जिम्मेदार होती हैं कि समुद्र का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में, और जो टैंकर बड़े बड़े जो ऑयल लेके जाते हैं, अक्सर उनका तेल
स्पिल हो जाता है या तेल फैल जाता है समुद्र की सतह पे, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हुई है। और कोरल रीफ जो होते हैं ये 25% जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र के अंदर की जो जीव जंतु की जो ज़िंदगी है, उनका एक इकोसिस्टम्स है, ये उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। और कोरल बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने में। ये घाटों पे या समुद्र के किनारों पे या बीचों पे ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं और ये नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि कोरल रीफ 25% समुद्री जीवों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं ताकि समुद्री जीव पनप सकें। जब ये पनपते हैं तो इनमें अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जो देश बीचों से बने होते हैं, आर्किपेलागो होते हैं, जैसे कि मालदीव्स हो या भारत के जो द्वीप समूह से लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इनमें ये अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। जैसे कि लोग यहाँ पे टूरिज्म में जाते हैं, स्क्यूबा डाइविंग में जाते हैं और फिशरीज़ के लिए जाते हैं। ये दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराती हैं। तो कोरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये $1 बिलियन की इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। कोरल ब्लीचिंग जैसा कि पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, पोल्यूशन बढ़ जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है तो उनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह हैं। दुनिया के सबसे बड़ा जो कोरल ब्लीच पाया जाता है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। कोरल को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन बोलते हैं या रेन फॉरेस्ट ऑफ मरीन लाइफ बोलते हैं या समुद्र का वर्षा वन भी बोलते हैं। अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था और प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की इसमें मृत्यु हो गई थी। उनके साथ उनके सिक्योरिटी थे, उनके मिनिस्टर्स थे। तो ये आर्मेनिया, अजरबैजान, साउथ सूडान और ईरान, तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इंडिया और ईरान के बहुत सारे अच्छे रिश्ते थे। इंडिया और ईरान के बहुत सारे स्ट्रेटजिक, बहुत ही कूटनीतिक रिश्ते थे, जिसमें भारत ने ईरान के साथ 10 साल के लिए चबाहार पोर्ट को डेवलप करने की बात कही थी। और इस पोर्ट को जो डेवलप करती थी वो IPGL कंपनी करती थी। उसका नाम था इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। चबाहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि ये सेंट्रल एशिया में जा चुके। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान है और इससे हमारा सेंट्रल एशिया में रास्ता लगभग बंद ही रहता है, क्योंकि हम सेंट्रल एशिया के देश तक नहीं पहुंच सकते हैं, अफगानिस्तान नहीं पहुंच सकते हैं, हमको घूम के जाना पड़ता है। और चबाहार पोर्ट के डेवलप करने से भारत को ये सारे रास्ते खुल जाते। भारत अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी एक्सेस कर पाता। इस पोर्ट्स के साथ अभी भी डेवलपमेंट बात चल रही है। हालांकि अमेरिका ने सैंक्शंस की बात की है, प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ईरान की राजधानी तेहरान है। इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल। और ईरान के सबसे जो महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है बावर 373। ईरान के पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं, उनमें से एक है शाहेद 136। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ड्रोन्स है, सबसे ज़्यादा विकसित ड्रोन्स है जो ईरान के पास है। तो एक बार फिर से, विलियम लाई चांगते किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान या वियतनाम? तो ये ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं। ताइवान अपने आप को ऑफिशियली जो नाम से पुकारता है उसका नाम है ROC। ROC उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना को। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। चाइना जिसकी हम अक्सर बात करते हैं वो होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो बीजिंग उसकी राजधानी है और ये एक द्वीप समूह है जो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और इसको ताइवान के नाम से जानते हैं। ताइवान की जो राजधानी है उस ताइपेई है और वहाँ की जो करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर है। रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों में डिस्प्यूट है आपस में लेके। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है और ताइवान कहता है, जो कि अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है, वो कहता है मैं स्वतंत्र आज़ाद देश हूँ। हाल ही में अमेरिकी, जैसे कि हमने पढ़ा था, हाल ही में अमेरिकी कंपनियों ने हथियार सप्लाई किए थे ताइवान को ताकि वो आत्म रक्षा कर सकें। और इसी के चलते चीन ने अमेरिकी कंपनियों जैसे बोइंग और डिफेंस कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया था। ताइवान बहुत ज़्यादा विकसित देश है और सारी GDP इसकी डिपेंड करती है चिप मेकिंग और सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करती है। यहाँ पे दो कंपनियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, TSMC और UMC। TSMC का पूरा नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। UMC का पूरा नाम है यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। तो एक बार फिर से, विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन सा ऐसा PSU बैंक है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है अपने बाकी PSU बैंकों से? SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की है हाल ही में और ये डोमेस्टिक ग्रोथ इसकी जो रही है 15.94% रही है। इसके जो घरेलू बिजनेसेस थे उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है वो पुणे में है, इसको याद रखिएगा। ये 1935 में स्थापित किया गया था। RBI समय से एक DSIP लिस्ट जारी करता है। मैं आपको बताता हूँ DSIP क्या होता है। DSIP का फुल फॉर्म होता है डेमोस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ओके, DSIP बोलते हैं इसको।
ये वो बैंक होते हैं जो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, उनका बिजनेस कारोबार लेन देन इतना बड़ा देश में कि उनको फेल होने से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा भारतीय अर्थव्यवस्था को। इसीलिए इनको हम बोलते हैं टू बिग टू फेल, मतलब इनको नहीं फेल होना, चाहे जैसे भी हो, इनको अस्थायी रखना है। तो ये बैंक हो गए एसबीआई, आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक। ये तीनों बैंक को हम डीसिप बोलते हैं। इसी प्रकार के इंश्योरेंस में भी डीसिप होती है, जिसमें एलआईसी भी है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में ये तीनों बैंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। एक बार फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पीएसयू बैंक की लिस्ट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की है। विश्व बी डे कब मनाया जाता है? बी मतलब मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 11, 12, 24 और 20 मई को। तो ये मनाया जाता है 20 मई को, और इसका कारण ये है कि इसकी बर्थ एनिवर्सरी थी जेंटन जैनसा की, जो कि बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया था मधुमक्खी पालन में। मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जो हमारी प्राइमरी या प्रमुख पॉलिनेटर होती हैं प्राइमरी प्लांट के लिए, इनके पॉलिनेशन से क्या होता है, बहुत सारे पौधे पैदा होते हैं, बहुत सारे। मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय है जिसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। कौन से देश में हाल ही में मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम्स मेट्स भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया है? स्वीडन, नीदरलैंड्स, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इसमें क्या होता है, जो नए नए प्रोफेशनल्स हैं, जो नए नए ग्रेजुएट हैं, वीज़ा दे सकें उनको, एक अस्थायी वहाँ पे कार्य करने के लिए जगह दे सकें। तो ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जो कि एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है जिस अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करते हैं। इसमें ये होता है कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो सुरक्षा चैलेंजेस हो रहे हैं उनको डील कर सकें। ये बेसिकली सुरक्षा चैलेंजेस अक्सर चाइना की तरफ से आते हैं, तो इनको डील करने के लिए इन तीनों देशों ने साझेदारी की है। ऑस्ट्रेलिया, उसके पास कोई भी न्यूक्लियर पनडुब्बी नहीं थी, वो इस पार्टनरशिप के तहत परमाणु पनडुब्बी इसमें हासिल करेगा ताकि वो सुरक्षा को बढ़ा सके। जैसा कि पता है ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन में है, और हाल ही में आईसीएमआर ने सलाह दी है कि कौन से बर्तनों का यूज़ न किया जाए, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर या नॉन स्टिक। तो उसने बताया कि नॉन स्टिक का यूज़ न किया जाए। आईसीएमआर के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी यही सलाह दी है। आईसीएमआर का पूरा फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और एनआईएन का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो इनसे बने होते हैं पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड PFOA और पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक सल्फोनिक एसिड PFOS। ये इन दोनों से मिला के हम टेफ्लॉन बनाते हैं, और टेफ्लॉन का यूज ही हम कोटिंग में करते हैं। और जब ये टेफ्लॉन जब गर्म होता है तो उसमें से गैसेस निकलते हैं। आपने नोटिस किया होगा नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते समय एक दुर्गंध आती है। वो दुर्गंध अगर आप उसके संपर्क में आते हैं, बहुत सारी बीमारियों जैसे कि सांस लेने की दिक्कतें पैदा कर सकता है। कुछ लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि ये कार्सियोजेनिक है, मतलब ये कैंसर भी दे सकते हैं। हालांकि इसकी कोई प्रूफ और पुष्टि अभी तक जानकारी में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बताए जा रहे हैं। तो आईसीएमआर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उन्होंने नॉन स्टिक बर्तनों को यूज़ करने की सलाह दी है। लॉन्गेविटी इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईसी बंगलोर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली। तो ये आईआईसी बंगलोर है। ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, ताकि मनुष्य के जीवन काल को बढ़ाया जा सके, और जो उनके जीवन में जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो बीमारियां या जो कठिनाइयां आती हैं उनका कुछ इलाज किया जा सके, उनके रोकथाम की जा सके, उन कंट्रोल किया जा सके। ये बहुत सारे सोल्यूशन बनाने की बात कही है, जिसमें जीवन स्तर इंसानों का अच्छा बनाया जा सके, खासकर जो वृद्धावस्था के लोग हैं। तो ये लॉन्गेविटी इंडिया जो कैंपेन है वो आईआईसी बेंगलोर की देन है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने DRIMS लॉन्च किया है? डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ही DIRMS लॉन्च किया है, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप डिजास्टर को एक पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा और बहुत सारी सूचनाएं एक जगह प्रोवाइड की जाएंगी। जैसा कि पता है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी, एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, मतलब भूस्खलन हो जाता है, क्लाउड बस्ट हो जाते हैं, बादल फटते हैं, और अदर बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं, समय पे आती रहती हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए DRIMS सिस्टम एक सेंट्रलाइज, एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है, ताकि सारी जानकारी एक सिंगल जगह पे दी जा सके। इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, वो बहुत ही एक सेंसिटिव क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया जाना चाहिए। और हाल ही में उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट फायर हुआ था, और इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिया। और इंडियन एयरफोर्स की एक खास तरह से इन्होंने आग बुझाने का काम किया, उसका नाम था बॉम्बी बकेट। एक बकेट होती थी जो हेलीकॉप्टर के नीचे, मान लीजिए हेलीकॉप्टर है ये, और
ये हेलीकॉप्टर के नीचे बंधी होती थी। ये हेलीकॉप्टर जाएगा और पानी समुद्र में जाके डुबो देगा। डुबोने के बाद क्या होता था, वो इस तरह से होती थी कि नीचे का पार्ट बंद हो जाता था और बकेट में पानी आ जाता था। बाद में हेलीकॉप्टर लेके जाता था जहाँ पे आग लगी होती थी, वहाँ पे बाल्टी खुल जाती थी। तो इसको हम बोलते हैं बाम्बी बकेट। बाम्बी बकेट की मदद से भारतीय वायुसेना ने उत्तर आग बुझाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। उत्तराखंड ने पेरुलाव पैसे पाओ योजना भी की थी। इसमें ये हुआ था कि जो सूखी पत्तियां, जो पाइन की सूखी पत्तियां हैं, जिससे आग लगने से आग बढ़ने की संभावना ज़्यादा थी, जो कि अभी हाल ही में फॉरेस्ट फायर हुई थी। जो यहाँ के यूथ थे, जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने उनसे कहा गया था कि आप किलो के हिसाब से सूखी पत्तियां लेके आइए और आपको हम 50 रुपये किलो या जो भी उसका जो दाम था उसको हम आपको देंगे। तो ये स्कीम भी उत्तराखंड में थी, उसका नाम था पेरुलाव पैसे पाओ। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात की गई थी। ये किससे जोड़ती है? तो इसका जो उत्तर है ये है डी। ये मास्को को इंडिया से जोड़ती है, मास्को से मुंबई को जोड़ती है। मास्को रसिया की रूस की राजधानी है और इसकी जो ये प्रपोज अभी एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है, जिसमें से आप एयर का यूज़ करेंगे, शिप का यूज़ करेंगे, रेलवे का यूज़ करेंगे और इसकी जो पूरी दूरी है ये मुंबई को अजरबैजान जो एक देश है वहाँ से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए मास्को से लेकर यूरोप तक का एक्सेस दे पाएगी, उसकी सुविधा दे पाएगी, ताकि भारत से जो बनी चीज़ें हैं मुंबई से लेके इन देशों होते हुए सीधे यूरोप तक भी पहुँचा सके। इससे क्या होगा, खर्चे में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और टाइम की भी बहुत कमी आएगी, क्योंकि हमें बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है यहाँ तक जाने में, इन देशों तक जाने में, और हमारे व्यापार भी उनसे बहुत सारे कम है, क्योंकि पाकिस्तान बीच में आता है और वहाँ से जाना संभव नहीं है। तो इसका जो उत्तरी छोर है इस रास्ते का, उसको मास्को शुरू होता है और उसके जो एंड होता है मुंबई तक होता है। अगर ये सक्सेसफुल होता तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय से वीडियोस मिलते रहें। आप करंट अफेयर्स की तैयारी डेली जारी रखें, इसमें आप पीछे ना हटें, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली प्रिपरेशन मांगता है, डेली तैयारी मांगता है। इसके साथ साथ आप प्रश्नों का भी अटेम्प्ट करते रहें, जो रोज़ सारे क्विजेस देते रहें, रिवाइज करते रहें करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स में सीखना, लर्निंग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और रिवीजन, ये तीनों एक साथ जब काम करते हैं ढंग से तो अच्छे नंबर एग्जाम में उठते हैं। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स। प्लीज़ इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।